हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है हमें कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं समानता के बारे में। तो ये जो है हम जो समानता यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता हम बात करेंगे। तो ये आपका क्लास 7 है, क्लास 7 का सिविक्स है, ठीक है। ये आपका बुक है जिसमें कि हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे समानता के बारे में, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता। ये आपका चैप्टर 1 है, यानी कि अध्याय 1 आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद जो है आपका राज्य सरकार क्या है, इसको भी हम समझेंगे अगली क्लास में। फिर उसके बाद लिंग बोध जेंडर के बारे में, फिर उसके बाद संचार माध्यम, बाजार, इस सभी एक एक करके हम सभी चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम समानता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं इसी को हम। यानी कि हम इसमें सबसे पहले क्या बात करेंगे कि भारतीय यानी कि सबसे पहले अगर आप ये बताइए कि अगर हम आपसे पूछे कि समानता क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। समानता जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति को बराबर का दर्जा और अवसर मिलना, ये क्या है समानता। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, सबको समान अधिकार मिलना। तो हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बाबू। देखिए हमारा भारत देश जो है लोकतांत्रिक देश है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र में जो है हर एक व्यक्ति को बराबर का भागीदारी होता है ना। तो हमारा संविधान जो है वो सब व्यक्ति को समान मानता है। इसका मतलब है कि देश में चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी जाति धर्म या शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म हो, चाहे उसका शिक्षा स्तर जो है कुछ भी रहा हो, चाहे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो या बहुत ही बड़े कोई मास्टर डिग्री लिया हो, ठीक है, या उसका आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी मतलब कुछ भी हो, यानी कि किसी भी पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, वे सब जो है समान माने जाते हैं, ठीक है। सब जो है समान माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। असमानता तो आज भी मौजूद है, हम सबको देखने को मिलता है। जाति के आधार पर भेदभाव आज भी होता है, लड़कियों को कम अवसर मिलता है, गरीब को अच्छी सुविधाएं ना मिलना, ये सब क्या है, ये सब असमानता ही होता है। फिर भी कम से कम मतलब आज ये तो है हमारे भारतीय संविधान में जो है सभी व्यक्ति को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो है भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोग को रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। तो पहले जो है कोई कानून भी ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन अब बहुत तरह के ऐसे कानून है समानता तथा उनके साथ जो है समानता यानी कि सम्मान के लिए जो है लोगों की सम्मान और उनके साथ जो है समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए जो है आज के टाइम में हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे कानून है। हमारे संविधान में जो है भाग 3 में हमने शामिल किया है अपने मौलिक अधिकार को। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसमें हम पढ़ते हैं अपने मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, अगर हम मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार में जो है मूलभूत अधिकार होता है जिससे कि हमें छीना नहीं जा सकता है। ये वो अधिकार है कि जो हमसे छीना नहीं जा सकता है। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की, यानी कि समानता का अधिकार जो है ये किसमें है, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद जो है 14 से, अगर हम समानता का अधिकार के बारे में बात करें, समानता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद जो है आपको 14 से 18 तक दिया गया है समानता यानी कि राइट टू इक्वालिटी। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे हम एक एक अनुच्छेद को समझेंगे कि किसमें क्या है। यानी कि अनुच्छेद 14 के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसमें क्या है, विधि के, यानी कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता इसमें, ठीक है। तो अगर हम अनुच्छेद 14 में बात करें तो विधि के समक्ष समानता, तो ये यानी कि सभी के लिए समान अधिकार है, सभी के साथ जो है समान व्यवहार किया जाएगा। वहीं पे अगर हम अनुच्छेद 15 के बारे में बात करें, अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में जो है, अनुच्छेद 15 में क्या, भेदभाव का निषेध किया गया है, भेदभाव का निषेध, यानी कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव का निषेध का मतलब क्या है कि यानी कि सरकार
किसी भी नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरह का जो है अनुच्छेद 15 में जो है किसी भी तरह के किसी के भी साथ किसी भी धर्म, जाति, मूलवंश या लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करना हुआ। तो आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप जो है तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो तुरंत ही उस व्यक्ति के खिलाफ जो है एक्शन लेकर आपके मौलिक अधिकार को जो है वो बहाल कर देते हैं, है ना। हाँ, किसी को जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अपना एडमिशन भी लेता है, उस एडमिशन में जो है इस आधार पे जो है आपको एडमिशन में भी मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल ये नहीं है। यानी कि इसके आधार पे मूलवंश, जाति, धर्म, जन्मस्थान इस सब के आधार पे जो है किसी भी प्रकार की जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में। अगर हम अनुच्छेद 16 देखें तो इसमें है कि समान अवसर। समान अवसर का मतलब क्या हुआ? इसमें है लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि समान अवसर की समानता, यानी कि हम कह सकते हैं सरकारी नौकरी में जो है सभी को समान अवसर मिलना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी व्यक्ति योग्य है अगर, तो वह सरकारी नौकरी पा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर योग्य है, जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, उस पोस्ट के लिए अगर उस बच्चे के पास वो योग्यता है, तो वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या किसी भी मूलवंश का हो, तो वो उस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसको भी नौकरी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि उसके साथ जो है मतलब उसके लिए जो है यानी कि उसको नहीं दिया जा सकता मौका, यानी कि सभी के लिए समान मौका होगा, यानी कि सभी के लिए समान अवसर भी होगा। यहीं पे आता है आपका रिजर्वेशन की भी बात। ठीक है, यहीं पे क्या आता है? रिजर्वेशन की बात आती है। अनुच्छेद 16 का ही एक हिस्सा है अनुच्छेद 16 का 4। ठीक है, अनुच्छेद 16 का 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 16 के 4 की बात करें तो यहीं पे जो है आपको रिजर्वेशन की बात आती है। तो अनुच्छेद 16 का ही ये हिस्सा है। अनुच्छेद 16 का 4 ये कहता है कि राज्य सरकार जो है पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर समाज में कुछ लोग पहले से ही पिछड़े हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कह सकते हैं कि SC, ST, OBC, है ना, तो उन्हें जो है यानी कि अगर यानी कि समाज में कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि जो कि पहले से ही पिछड़े होते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, तो उन्हें जो है आगे लाने के लिए सरकार उन्हें आरक्षण देती है, यानी कि क्या देती है? रिजर्वेशन देती है गवर्नमेंट, ताकि वे भी बराबरी से जो है compete कर सके। आप सोच सकते हैं कि आपके मन में आ सकता है कि जब सबको बराबर मौका मिलना चाहिए तो रिजर्वेशन क्यों, है ना, ऐसा आ सकता है ना कि फिर ये आरक्षण क्यों है? तो इसका जवाब है कि समानता का असली मतलब ये होता है कि सबको बराबर स्थिति में लाना, है ना। समानता का मतलब ये नहीं होता कि सबके लिए समान अधिकार, यानी कि मतलब समानता का मतलब क्या हुआ कि सबका स्थिति जो है बराबर अवसर में लाना, सबकी स्थिति बराबर। यानी कि मान लीजिए अगर आप एक चीज ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा अमीर परिवार से है, दूसरा बहुत ही गरीब है, अगर दोनों को एक जैसा एग्जाम में मतलब एक जैसे एग्जाम में ही एग्जाम दिया जाए तो क्या यह सच में सामान्य है? नहीं होगा। सामान्य कैसे हो सकता है? क्योंकि जो अमीर घर के बच्चे होंगे उसके पास जो है सारे वो फैसिलिटी मिलेगी जो पढ़ाई के लिए उसको जरूरत है, ठीक है, उसकी तैयारी के लिए जो जरूरत है। लेकिन अगर वही जो गरीब घर के बच्चे, उसको वो सारी फैसिलिटी ही नहीं मिलेगा, ठीक है, वो प्रावधान मिलेगा ही नहीं, उसको पढ़ाई के लिए मिल ही नहीं रहा है, तो कैसे बराबर हो जाएगा, है ना। तो उसको भी तो वो वैसा ही मतलब माहौल मिलना चाहिए, वैसे ही जो है मतलब फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना, तब तो आप बराबर कह सकते हैं, तब तो आप उसके साथ एक जैसा ही एक एग्जाम बिठा सकते हैं। यानी कि तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं, इसलिए सरकार जो है गरीब पिछड़े लोग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, ताकि वो यानी कि वो क्या है, वो है रिजर्वेशन है, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर क्या कहते, अगर मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको यहाँ पे कैसे दिखाऊं, चलिए मैं कह देती हूँ आपको, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि 3 बच्चा होता है, ठीक है, वो तीनों बच्चे बाहर से, मान लीजिए ये बाउंड्री है, हाँ ऐसे समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये जो है ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसके बाहर जो है यहाँ पे मतलब दीवारें हैं, छोटी सी दीवार है, बड़ी सी दीवार खड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो है
3 बच्चे यहाँ से जो है 3 बच्चे जो है वो यहाँ से 3 बच्चे जो है मैच देखना चाहते हैं, तीनों बच्चे ये मैच देखना चाहते हैं। एक का हाइट जो है, एक का हाइट हम मान लेते हैं कि बड़ा है, दूसरा का हाइट जो है ये इतना बड़ा है, तीसरा का हाइट हम मान लेते हैं कि ये बहुत ही ये छोटा है, ठीक है। तो एक मान लीजिए अगर हम सबको टेबल देना हो तो क्या करेंगे, आप सबके पास एक एक टेबल लगा देंगे, सबको एक एक टेबल, ये क्या होगा, ये समानता है? नहीं भाई साहब, ये कैसे समानता है, ये कैसे सबको एक जैसा, यानी सबको एक जैसा आप, यानी कि कैसे सबके लिए एक जैसा स्थिति है यहाँ पे, ये समानता हुआ नहीं हुआ ना। मान लीजिए इसको जो है ये हाइट का बड़ा है, अगर मान लीजिए इसको ऐसे ही दिखाई दे रहा है तो इसको क्या जरूर, इसको जरूरत ही नहीं है ना फिर टेबल की, तो फिर इसको क्यों दे। अगर मान लीजिए इसको एक जरूरत है तो चलिए ठीक है, इसको हम एक दे देते, यानी कि जिसको जरूरत है उसी को ना देना है, इसको हम एक टेबल दे देते ताकि इसको दिखाई दे। अब ये छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए ये ऐसे नहीं देख पा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 टेबल लगा देंगे, यानी कि 2 टेबल की सपोर्ट दे देंगे। यानी कि ये, यानी कि क्या हम बात की है ना कि समानता का असली मतलब क्या होता है कि सबको बराबर स्थिति में लाना, सबको, यानी कि मान लीजिए इसका हाइट बड़ा है तो ये तो देख सकता है आसानी से, फिर भी इसको हम दे दे, ये समानता नहीं है, सबको बराबर स्थिति में लाने, जिसको जितनी जरूरत है उस अकॉर्डिंग ही देना। तो समझ गए आप, यानी कि समानता का मतलब क्या हुआ कि सबको बराबर स्थिति में लाने की कोशिश करना, यानी कि यानी कि समानता का असली मतलब क्या होता है कि सबको बराबर स्थिति में लाना। अगर जिसको जितना, मान लीजिए ये बहुत ही छोटा है तो उसको हमने उसको हमने 2 टेबल दे दिया, और जो मान लीजिए थोड़ा छोटा, जिसको एक की जरूरत उसको एक दे दिया, जिसको नहीं जरूरत उसको हम नहीं दिए, सबको समान स्थिति में सब आ गए, सबको अब दिख रहा है ना। तो यही क्या है, यही समानता है, हम कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 के बारे में, आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 17। इसमें क्या है, इसमें है आपका अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया, यानी कि हमारे भारत में जो है छुआछूत का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है। अगर कोई छुआछूत का व्यवहार करता है तो वह अनुच्छेद 17 का क्या होगा, उल्लंघन कर रहा है, इसके खिलाफ जो है कानून कार्यवाही हो सकती है ना। यार बहुत सारे जगहों पे ऐसे छुआछूत की व्यवस्थाएं पहले तो है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि आज आपको ये देखने को नहीं मिल रहा होगा, या बहुत सारे जगह आज भी देखने को थोड़ा बहुत मिल सकता है, आपको मौसम में ऐसा देखने को मिल जाता है, आपको वैसे कम देखने को मिलने लगा है, लेकिन पहले बड़ा ज्यादा देखने को मिलता था। जो बड़े जाति के लोग होते थे वो अगर कुर्सी पे बैठे रहे हैं तो छोटे जो जाति के लोग जो है उसको नीचे में बैठने को दिया जाता था, यानी कि जिस कप में चाय बड़े जाति के लोग पी रहे हैं वो छोटे जाति के लोग जो उस कप में उसको चाय पीने को नहीं मिलता था, ठीक है। यानी कि और दूसरे बहुत सारे ऐसे हैं ना जाति के होते हैं कि जिसको कि आज भी गाँव में आप कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने गाँव में ऐसा देखिए, क्या आपके गाँव में ऐसा है, अगर नहीं है तो आप कमेंट्स में बताइए, अगर है तो बताइए क्या आपके गाँव में ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जहाँ कि छूने से भी मना होता है, यानी कि अनटचेबिलिटी की आज भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है, बिल्कुल यानी कि कह सकते हैं आप बिल्कुल खत्म हो गया ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हमारे संविधान ने कोशिश किया है, यानी कि संविधान में जो ऐसे कानून है जिससे कि ये खत्म है ना, जिसको कि एक अंत कर दिया, यानी कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। यानी कि अगर ऐसा कोई करता है, आज आपके पास इसकी राइट्स है, यानी कि अगर आपके साथ ऐसी कोई भेदभाव कर रहा है, आपके ये छुआछूत वाली व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है, तो आप जो है यानी कि आप उसके लिए यानी कानून कार्रवाई उसके साथ हो सकता है, अगर आप चाहे तो, ठीक है। आप जो है इसके खिलाफ जो है कानून कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 इसमें क्या है, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। तो यानी कि हमारे भारत में जो है कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले या नाम के बाद अपने उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाँ, यह अधिकार केवल 2 लोगों के पास होता है उपाधियों का, यानी कि अपने नाम से आगे या नाम से पीछे अपने उपाधियों का इस्तेमाल करने का अधिकार जो है हमारे देश में केवल 2 लोगों के पास होता है, एक तो डॉक्टरेट, दूसरा जो होता है वो डिफेंस पर्सन को। तो यही 2 पर्सन है जिसको कि उपाधियों का जो है इस्तेमाल, वो अपने उपाधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लिए अनुच्छेद। देखिए आप इसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना, अगर आप अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि इसको समानता का अधिकार जो है
आप इसको समझ जाएंगे समानता के अधिकार को, यानी कि आप कह सकते हैं कि यानी कि आपका जो ये है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार जो कि आपके 14 से 18 दिया गया है, इस बात को आप समझ जाएंगे तो मतलब समझ लीजिए आपका जो ये चैप्टर है ना, आपका जो ये समानता वाला चैप्टर है, आप समझ लीजिए कि आपका ये पूरा चैप्टर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप सब समझ जाएंगे, सबको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए, हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले कि हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 में जो है हम उसमें क्या बात किए, वो क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के सामने जो सबके लिए, कानून के अंदर में जो है सब जो कैसा है वो समान है, सभी के लिए समान है, यानी कि इसका मतलब है कि सभी लोगों का कानून के सामने जो वो सभी कानून के नजर में सभी लोग समान है। अगर इसका कोई भी किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं हो सकता, नहीं क्या। अगर हम 15 की बात, इस भेदभाव का निषेध मतलब हम बात कर ले कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान, मूल, वंश या इसके आधार पर जो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आपके साथ ऐसा किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और तुरंत सुप्रीम कोर्ट जो है तुरंत उसके खिलाफ जो है एक्शन लेके आपके मौलिक अधिकार का बहाल करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो। उसके बाद अगर हम बात करें 16 के बारे में, 16 के अंदर समान अवसर, यानी सभी को जो है समान अवसर मिले, नौकरी में जो है सभी को समान अवसर मिले। ठीक है, तो यानी कोई भी व्यक्ति योग्य है, अगर चाहे वो कोई भी व्यक्ति अगर वो योग्य है उस जॉब के लिए, जो योग्यता चाहिए जो वो योग्यता अगर उसके पास है तो वो कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कहीं का भी जन्म से, कोई भी जेंडर हो उसका, है ना। अगर हम वहीं पे फिर हम बात किए, उसके बाद हम अनुच्छेद 17 के बारे में बात किए तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया, जिसमें कि आपको आपके साथ छुआछूत का जो है वो क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। ठीक है, वहीं पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 के बारे में, इसमें क्या गया, उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, समानता के अधिकार को जो है गवर्नमेंट जो है वो 2 तरह से लागू किया है, 2 तरह से। पहले तो हम बात कर लिए हैं कि कानून के द्वारा, जो गवर्नमेंट ने कानून के द्वारा जो किया है, ये तो हम बात कर लिए हैं 14 से 18 तक में। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में ये था आपका कानून के द्वारा गवर्नमेंट ने जो समानता के अधिकार को लागू करने की कोशिश किया, ये है। दूसरी जो है वो सरकार की योजनाओं के द्वारा। ठीक है, योजनाओं के द्वारा भी सरकार ने बहुत कोशिश की है कि समानता के अधिकार, यानी कि समानता, सभी को समान अवसर मिले, समानता, सबको समान समानता के अधिकार देने का कोशिश दूसरा किया गया। एक तो पहला जो है कानून के द्वारा और दूसरा जो है वो सरकार की योजना के कार्यक्रम द्वारा कोशिश किया गया है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो कि दूसरी किसके द्वारा, एक मिनट, पहला जो है गवर्नमेंट हमारा कोशिश किया है कि कानून के द्वारा, तो दूसरा क्या है, योजनाओं के द्वारा, यानी कानून के द्वारा जो कोशिश वो उसने हम बात कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे योजनाओं के द्वारा, यानी कि सरकार जो है समान अधिकार के लिए, यानी समानता का अधिकार देने के लिए लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं लाई, तो हम कुछ योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि जो हजारों वर्षों से जो कि लोगों के साथ अन्याय होते आए, आप कह सकते हैं, जो असमानता है उसको झेलने को मिला, जिस परिस्थितियों से उनके जो कह सकते हैं पूर्वजों ने भी झेला, तो गवर्नमेंट ने ऐसे योजनाएं लाए कि जिससे कि अब उसको ऐसे उसके साथ ऐसा नहीं हो, अब उसको भी यानी कि अधिक अवसर प्राप्त हो। तो इस दिशा में जो है सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम है जो कि आपका है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन यानी कि हम कह सकते हैं मिड डे मील, आपने सुना होगा। सरकार समानता के लिए कई कदम उठाती है, जिसमें कि एक है आपका मिड डे मील, यानी कि मध्याह्न भोजन के बारे में आपने सुना होगा। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन जो है स्कूल द्वारा दिया जाता है। अब यह योजना जो है भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, सबसे पहले जो है मध्याह्न भोजन जो है वो आपको कहाँ लागू हुआ था, वो हुआ था आपका तमिलनाडु में। सबसे पहले जो है तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट किया गया था मध्याह्न भोजन। ठीक है, यानी कि 2001 में जाके जो है सभी राज्यों को जो है सभी राज्यों को कहा गया कि जो 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये सभी राज्य में मध्याह्न भोजन स्टार्ट हो जाना चाहिए सभी स्कूल में। तो इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए हैं। मिड डे मील जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद से जो है बच्चे की संख्या भी बढ़ गई, स्कूल में एडमिशन लेने की संख्या बच्चों की ज़्यादा संख्या में एडमिशन आने लगा। उसके बाद बच्चे जो है स्कूल से भागना बंद कर दिया, वो लंच उसको यानी कि जो है टिफ़िन जो है उसको स्कूल में ही, यानी कि दोपहर का खाना उसको स्कूल में मिलने लगा।
तो यानी कि माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर के बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, चाहे वो किसी प्रकार अगर काम करती थी तो उसको उस टाइम में घर आना ही पड़ेगा, भाई बच्चा घर आ रहा है खाना खाने के लिए, तो अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को भी कम करने में भी सहायता मिली है। इससे जो है हमारे जो पूर्वाग्रह लोगों के है, जातिगत पूर्वाग्रह जो लोगों के मन में बना हुआ था, जो नहीं इसके साथ बैठना है, इसके साथ नहीं बैठना है, ये इस जाति के लोग हैं तो इसके साथ खाना है, इसके साथ नहीं खाना है, इस तरह की जो धारणाएं लोग को बनी हुई थी पहले, वो भी आपको खत्म होते हुए दिखता है इसमें। क्योंकि स्कूल में सभी जाति के बच्चे जो है वो साथ साथ भोजन करते हैं, और कुछ स्थान पर तो भोजन पकाने के लिए जो है वो दलित महिलाओं को ही काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन जो है कार्यक्रम के निर्धन विद्यार्थी के भूख मिटाने में भी सहायता की है। यानी कि आप कह सकते थे ये जैसा जो मतलब कह सकते हैं कि जो गरीब थे उसके लिए भी ये फायदेमंद रहा है, जो उसको जो भरपेट खाना नहीं मिलता था, कम से कम एक टाइम था जो उसके भरपेट उसको खाना मिलने लगा, तो इस वजह से वो आने लगे, तो पढ़ाई में उसकी अच्छे से पढ़ाई होने लगा उसका। अच्छा, एक बात और करनी है, आपको मालूम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम तो आप जानते होंगे, है ना, बिल्कुल जानते होंगे। तो भारत में समानता लाने के लिए अगर हम बात करें तो हमारे भीमराव अंबेडकर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका संविधान बनाने में जो है इनका प्रमुख भूमिका, यानी कि बहुत ही बड़ी भूमिका रही इनकी, है ना। सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने बहुत ही काम किया है। उनका मानना था कि सब तक समाज, यानी कि सब तक समाज में जो है समानता नहीं, यानी कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक जो है लोकतंत्र सफल नहीं होगा। आप अपने बुक में देखें, इन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने बुक में लिखा है कि यहाँ पे हम देखेंगे उन्होंने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीत रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है, लेकिन कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और समानता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्श को विकसित करे और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय हो और कुछ नहीं हो है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं अपनी आत्मकथा में। अच्छा, एक बात आप बताइए, क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ भारत ही ऐसा है जहाँ पे आपको असमानता देखने को मिलती है और कहीं भी नहीं होता है? क्या दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों में सब लोग पूरी तरह से बराबर हैं? बताइए, ऐसा है क्या? ऐसा मात्र हमारा भारत है? ऐसा भारत ही ऐसा एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे कि असमानता है, और कहीं दुनिया में दूसरा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है जहाँ पे क्या असमानता देखने को मिलता है, पूरी तरह से वो बराबर है? नहीं, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इसी को समझने के लिए जो है देखेंगे कि विकसित देश में भी कैसे लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारा भारत ही, यानी कि सिर्फ हमारा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश में भी समानता पूरी तरह से नहीं है, वहां भी लोग अपने अधिकार के लिए जो है संघर्ष करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में, अगर हम अफ्रीकी अमेरिकन लोगों जिनके पूर्वज जो है गुलाम थे और अफ्रीकी से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में जो है अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बस में एक यात्रा करते, यानी कि बस में यात्रा करते समय जो है उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था सबसे पहले, तो उन्हें जो है बस के पीछे वो बैठना पड़ता था। या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे, मान लीजिए अगर आगे वाले सीट में बैठ भी गए हैं कोई, तो अगर गोरे आदमी आ गए हैं तो वो उनको उस सीट को खाली करना पड़ेगा और उस सीट पे जो है कौन बैठेंगे? गोरे आदमी बैठेंगे। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। तो 1 सितंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद जो है बस में उन्होंने अपनी सीट पर
गोरे व्यक्ति को देने, यानी कि ये इन्होंने काम करने, यानी जब ये बस से जाने लगी तो ये बहुत ही थक गई थी, तो इनको जब यानी कि जब ये जिस सीट पे बैठी हुई थी आगे वाली सीट में, तो ये गोरे आदमी जब आए तो उनको अपनी सीट देने से इन्होंने क्या क्या मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी सीट एक गोरे आदमी को देने से मना कर दिया। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ जो है असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। जो आंदोलन क्या था? नागरिकी अधिकार आंदोलन, यानी कि सिविल राइट मूवमेंट कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। 1964 में जो है नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन के बच्चे के लिए जो है सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन जो है बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं होती हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी जो है निजी स्कूल में जाते हैं और या उनके क्षेत्र में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो यानी कि आप कह सकते हैं, आपको इस कहानी आप क्या समझ में आया? यानी कि हमारा भारत देश ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे देश है जहाँ पे कि ऐसा देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे भी काले गोरे का भेदभाव देखने को मिलता था, है ना। यानी कि अमेरिका और क्या कहते हैं अफ्रीकी अमेरिकन में जो है ये देखने को ऐसा मिलता था। उसके बाद जब ये सिविल राइट्स मूवमेंट आया, ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल सही बदल गया, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि यानी कि बिल्कुल ही कहीं भी नहीं बदल जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा जो है संविधान की नज़र में ऐसा माना जाता है कि यानी कि यहाँ पे जो है आपको नस्ल के आधार पे, मूल के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कहा जा सकता है, ठीक है। यानी कि दोस्त, क्या आपको लगता है कि दुनिया में कहीं भी पूरी तरह से समानताएं हैं? कमेंट में बताना। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा देश है जहाँ पे कि पूरी तरह से समानताएं आपको देखने को मिलता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, है ना। आगे हम बात करेंगे लोकतंत्र की चुनौती के बारे में। तो बाबू, हम हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन है ना। हम हमेशा से ये कहते आते हैं कि लोकतंत्र जो है वो हमारा सबसे अच्छा शासन है। लेकिन क्या लोकतंत्र में कोई समस्या नहीं होती है? होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, है ना। समानता की चुनौती आज भी आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि समाज में अभी भी अमीर गरीब का अंत नहीं हुआ है। जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव है, मतलब कि सभी को बराबर का अवसर नहीं मिल पाता। आज भी आपको ऐसा बहुत सारे जगह देखने को मिल जाता है। हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने तो ऐसा बना दिया है नियम, लेकिन क्या आप समाज में जाके आप देखेंगे कि आज भी ऐसा है? आज भी ऐसा आपको देखने को बहुत जगह नहीं मिलेगा। बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं। भागीदारी की चुनौती, यानी कि सबसे पहले तो ये लोकतंत्र में जो हर नागरिक की भागीदारी जरूरी होती है ना। लेकिन कई लोग आज भी वोट नहीं देते हैं, राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं। इससे लोकतंत्र हमारा कैसा होता है? कमजोर होगा, है ना। क्योंकि जब वो जाएंगे ही नहीं, वोट ही नहीं देंगे, तो वो सिर्फ बात ही करेंगे ऐसा सरकार होना चाहिए। तो आपको अपना वे वोट जाके देना चाहिए। बहुत से लोग जो है अपने अधिकार ही नहीं जानते हैं, उनको पता ही नहीं कि उसका अधिकार क्या है। तो ऐसे में क्या होता है? गलत जानकारी प्राप्त होता है उन्हें। ऐसे में अफवाहें से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ऐसे लोग। अफवाहों के बीच में वो फंस जाते हैं, आप कह सकते हैं। अफवाहें बहुत सारे सुनने को उनको मिल जाए और वो सही मान लेते हैं। इससे सही निर्णय नहीं हो पाता है, गलत समझ जाते हैं। आज भी यानी कि लोकतंत्र में बड़ी समस्या ये है कि नेताओं का अधिकतर यानी कि गलत तरीके से पैसा लेते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार आज भी है। आर्थिक असमानता आज भी आपको देखने का मिल जाएगा। सामाजिक भेदभाव जो है बहुत हद तक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आज भी बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग स्थान के, यानी कि इस सब के आधार पे जो आज भी भेदभाव देखने को मिलता है। दलित के साथ गलत व्यवहार जो आज भी होता है, कम होता है लेकिन होता है आज भी। ऐसा आप बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं होता है। तो हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए? जिम्मेदार होने की, यानी कि हम कह सकते हैं कि नागरिक के प्रति जो ने जिम्मेदार होनी चाहिए। इसमें एक चीज और हमें बात करना है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या है? यानी मताधिकार के समानता के बारे में बात, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हाँ, इस पे बात करना था हमें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में अगर हम बात करें, देखिए इसका मतलब क्या है? मताधिकार की समानता का मतलब क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है कि 1 वोट, इसका मतलब क्या है? 1 वोट 1 वैल्यू, है ना।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 पर्सन, अब ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति है तो उसका एक मत है, उसका एक मूल्य है। ये भारत के संविधान के यानी कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 336 में है। किसमें? अनुच्छेद 300, आर्टिकल अनुच्छेद 300 ये किस में आता है? यानी कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में आता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अगर हम बात करें पहले टाइम की, अगर हम बात करें यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम की अगर हम बात करें तो पहले जो है मतदान करने की न्यूनतम आयु कितना हुआ करता था? पहले जो है आपको मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है वो आपको हुआ करता था, मतदान करने की पहले न्यूनतम आयु जो है, मतदान के न्यूनतम आयु पहले जो है आपको 21 वर्ष हुआ करता था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। यानी कि जब हमारा देश जो है यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है ये किस में है? आर्टिकल 326 में। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में है। पहले जो है मतदान करने का न्यूनतम आयु क्या हुआ करता था? 21 वर्ष हुआ करता था, है ना, हुआ करती थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन मतदान करने का न्यूनतम आयु कितना हो गया? 18 वर्ष हो गया। किसके तहत? 61वें संविधान संशोधन, है ना। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है न्यूनतम आयु कितना कर दिया गया वोट देने का? 18 वर्ष हो गया है, 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि हमारे, ठीक है। तो ये आपका जो यानी कि हम अगर बात करें आपका ये चैप्टर 1 जिसमें कि आपका क्या है, इसमें हम बात सभी चीज़ के बारे में हम समझ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम बात कर ली है। ये आपका समानता का अधिकार जो है, इसके लिए आर्टिकल यानी कि समानता का अधिकार जो है किस में दिया गया है? अगर हम बात करें समानता का अधिकार जो है ये किस में दिया गया है? तो बाबू ये जो है आपका यानी कि समानता यानी कि राइट टू इक्वालिटी जो है ये आपको 14 से 18 तक दिया गया है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। उस पर एक बार बुक आप जब अच्छे से 14 से 18 तक आप एक बार समझ लेना, याद मतलब पढ़ लेना बढ़िया से। उसके बाद आप अपने इस बुक को एक बार रीड कीजिएगा। मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी कुछ भी समस्या होगा पढ़ने में, समझने में। उसके बाद आप सभी चीज़ को बढ़िया से समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे बाबू राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम स्वास्थ्य क्या है ये हम समझेंगे, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, सभी के बाद हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 जो है आपका समाप्त होता है ये यहीं पे। तो इसके चलिए आई होप के लिए आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए क्लास हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।